कतर के ऊपर इसराइल के हमले के बाद तमाम अरब के मुल्कों में बेहद बेचैनी है, पैनिक है, हड़कंप है। हमले के बाद ओआईसी का इमरजेंसी समिट बुलाया गया, दोहा में मीटिंग हुई, तमाम मुस्लिम 57 मुल्क शामिल हुए जिसमें, लेकिन उसमें कोई आउटपुट नहीं निकला। इस पर हमने अपनी रिपोर्ट की थी, हासिल उसमें कुछ भी नहीं हुआ, मगर पाकिस्तान की पूंछ बहुत बढ़ गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के दौरे करके वो बैठे हुए हैं, लेकिन आज भारत बिल्कुल आइसोलेशन में। एक भी देश भारत के साथ नज़र नहीं आता है। वहीं पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया का जो नज़रिया है वो तब्दील हो चुका है और दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की धूम मची हुई है, एक तरह से हम कह सकते हैं। ओआईसी समिट में कुछ ऐसा ही देखने को मिला जिसके लिए हम कह रहे हैं कि धूम मची हुई है। उस ओआईसी समिट में कुछ नहीं निकला, लेकिन उसके बाद जो डेवलपमेंट्स मिडिल ईस्ट में हुए, जिसमें शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुँचे, तो सऊदी अरब की रॉयल एयरफोर्स ने F-16 फाइटर प्लेन के साथ उनको एस्कॉर्ट किया। बहुत ही भव्य, दिव्य, विशाल, विराट शहबाज शरीफ का स्वागत किया गया सऊदी अरब के अंदर। यूएई और कतर ने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ कई सारे अहम समझौते किए हैं, उस पर हम बात करेंगे। एक रिपोर्ट है बीबीसी से, यह 2 दिन पहले रिपोर्ट है, उससे थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे दें। सऊदी अरब और परमाणु शक्ति संपन्न देश पाकिस्तान के बीच एक पारस्परिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच यह समझौता तब हुआ जब इसराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमला किया था और कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान की भारत से सैन्य झड़प हुई थी। ऐसे में यह समझौता न केवल दोनों देशों के लिए अहम माना जा रहा है, बल्कि इससे पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया पर भी प्रभाव पड़ने की बात कही जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 17 सितंबर को सऊदी अरब पहुंचे थे। सऊदी अरब पाकिस्तान की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि शहबाज शरीफ को क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान ने न्योता भेजा था। संयुक्त बयान में कहा गया, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश किसी भी आक्रामकता के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। अगर दोनों देशों में से किसी एक के खिलाफ भी कोई आक्रामक होता है तो दोनों के खिलाफ माना जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर भारत ने भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई कार्रवाई की तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ आ जाएगा? यस, बिल्कुल आ जाएगा। जो एग्रीमेंट हुआ उसके तहत कतर, यूएई और सऊदी अरब पर अगर कोई हमला होता है वो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, और पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो इन मुल्कों के ऊपर हमला माना जाएगा। यह समझौता हुआ है। यही सवाल सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहे तलमीज़ अहमद से पूछा तो उन्होंने कहा, फ़िलहाल ऐसा नहीं लगता है कि यह भारत के खिलाफ बहुत बड़ा झटका है, लेकिन इसे लंबी अवधि में देखें तो भारत के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। तलमीज़ अहमद कहते हैं, पाकिस्तान पश्चिम एशिया में बहुत प्रासंगिक हो गया है और भारत कहीं नहीं दिख रहा है। ख्याल रखें जो शब्द हैं, ये बीबीसी के शब्द हैं, हमारे नहीं हैं। पाकिस्तान पश्चिम एशिया में बहुत प्रासंगिक हो गया है और भारत कहीं नहीं दिख रहा है। खाड़ी के देश अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान, तुर्की और चीन की तरफ देख रहे हैं और तीनों देश इस इलाके में काफ़ी अहम हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तीनों देश भारत के खिलाफ गोलबंद थे। ऐसे में भारत के लिए यह झटका तो ज़रूर है।
इस समझौते पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, हम इस समझौते का भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक शांति पर पड़ने वाले असर का अध्ययन करेंगे। भारत सरकार की राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, यानी भारत भी राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर की बात कह रहा है। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल इसे बहुत गंभीर मान रहे हैं। कंवल सिब्बल ने एक्स पर लिखा, इस समझौते का मतलब है कि सऊदी अरब का फंड पाकिस्तान की सेना को मजबूत करने में इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ खुलकर अरब के देशों को परमाणु सुरक्षा देने की बात कर रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की साझेदारी कोई नई नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी की साझेदारी भारत को ज़्यादा परेशान कर सकती है। अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर मुक्तदर खान कहते हैं, पाकिस्तान पर भारत हमला करेगा तो भले सऊदी अरब अपने सैनिकों को न भेजे, लेकिन उसके पास पैसा है। सऊदी अरब पाकिस्तान की सेना को मजबूत करने के लिए आर्थिक मदद देगा। सऊदी अरब के पास अमेरिकी तकनीकी है और वो पाकिस्तान को भी मुहैया कराएगा। पाकिस्तान की सेना के लिए यह बड़ी बात होगी। बेशक ये भारत के लिए बड़ा झटका है। मुक्तदर खान कहते हैं, सऊदी अरब ने यह समझौता क्यों किया, यह सवाल उठ सकता है, लेकिन इसके मुकम्मल जवाब हैं। पहला यह कि अमेरिका पर अब खाड़ी के देशों को भरोसा नहीं है। दूसरा यह कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के हमले का सामना बहुत मजबूती से किया था। ऐसे में पाकिस्तान एक अहम देश बनकर उभरा है। जो पाकिस्तान अपनी जगह खोता जा रहा था, वो पश्चिम एशिया में प्रासंगिक हो चुका है। दूसरी तरफ भारत इस इलाके में कहीं नहीं दिख रहा है। बार बार यह सवाल बहुत जानकार जो हैं विदेश मामलों के, वो ये खड़ा कर रहे हैं, भारत कहीं नहीं दिख रहा है। सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी को लगता है कि पीएम मोदी सऊदी को रिझाने में वर्षों से लगे रहे, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं मिला। चेलानी ने एक्स पर लिखा, मोदी ने सऊदी अरब को रिझाने में वर्षों लगाए हैं। सऊदी से संबंधों को रणनीतिक साझेदार तक ले गए और लगातार दौरे भी किए, यहाँ तक कि इसी साल अप्रैल में भी गए थे। अब मोदी के जन्मदिन पर सऊदी अरब प्रिंस ने बहुत ही बुरा सरप्राइज़ दिया है। अब सऊदी और पाकिस्तान किसी एक पर भी हमला दोनों पर हमले के रूप में लेंगे। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी ने एक्स पर लिखा है, बहुत संभव है कि पाकिस्तान अब सऊदी अरब के पैसे से अमेरिकी हथियार खरीदने में सक्षम होगा जो उसकी ज़रूरत है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते बहुत पहले से ही बहुत गहरे हैं, मगर बीच बीच में बनते और बिगड़ते भी रहते हैं। लेकिन अब चूँकि कतर पर जो हमला हुआ उसके बाद मिडिल ईस्ट के यानी अरब के मुल्क, देखें वादा की जंग के बाद से ईरान और ईरान के सहयोगी देश जिसमें सीरिया, यमन, इराक, लेबनान ये जंग लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। अब इनका रोल उतना नहीं है, मगर फिर भी जंग लड़ रहे हैं। आज ही ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। ईरान एक ताकतवर मुल्क है और जब भी कभी ईरान के ऊपर कोई हमला हुआ, ईरान ने फ़ौरन जवाब दिया। वो इसराइल के साथ 12 दिन की जंग हो या अमेरिका का हमला हो, तो ईरान खामोश नहीं बैठा, उसने अमेरिका के भी ठिकाने पर हमला कर दिया। यहाँ अब अरब के मुल्क फंस गए हैं बुरी तरह से। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि इसराइल जो कि उनका और अमेरिका का एक साझा दोस्त है, वो कतर के ऊपर हमला कर देगा। और उसके बाद भी उसका बार बार जो बयान इसराइल की तरफ से आ रहे हैं, तो वो यही कहा जा रहा है कि कोई भी मुल्क हो, कहीं भी हो, हमास के लोग उनके ऊपर हमले किए जाएंगे। तो कतर में, यूएई में और तुर्की में हमास के लोग अक्सर जगह ठिकाने उनको मिलते रहे। तो यह भी मुमकिन है किसी भी वक्त यूएई पर हमला हो सकता है, सऊदी अरब के ऊपर हमला हो सकता है और तुर्की के ऊपर भी हमला हो सकता है। ऐसे में सबकी निगाहें एक तरफ लगी हैं, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान 57 मुस्लिम मुल्कों में अकेला ऐसा मुल्क है जिसकी मिलिट्री सबसे ज़्यादा पावरफुल है। एक
प्रोफेशनल आर्मी है और वो बहुत तजुर्बा है उसको, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा, हम वाइज होकर के बात नहीं करेंगे, जो बैलेंस्ड है उस हिसाब से बात कर रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, पाकिस्तान की एयरफोर्स की परफॉर्मेंस अच्छी थी। ऑपरेशन बंदर 2019 में हुआ उस दौरान भी, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी। अभी पाकिस्तान ने ऐलान बताया या उसने खुलासा किया कि हमने 4 राफेल भारत के मार के गिराए थे। 4 राफेल, आप सोचें ये भारत के लिए कितनी अनकंफर्टेबल सिचुएशन प्रधानमंत्री मोदी ने ला करके खड़ी कर दी है, जबकि कोई ज़रूरत नहीं थी ऑपरेशन सिंदूर की, मगर आ बैल मुझे मार वाला जो एटीट्यूड है भारत का, घर में घुस के मारेंगे। क्योंकि हमारा दोस्त अमेरिका और इसराइल है, इसलिए हम वही करेंगे जो इसराइल करता आया है। और यही आरएसएस की अपनी पॉलिसी है कि जो इसराइल करता है उसी पैटर्न पर हमको अपना सारा काम करना है, और मुसलमानों को इसी तरीके से जो इसराइल करता है भारत में भी बिल्कुल कुचल के रख देना, उनको दबा देना, पीस देना है, मसल के रख देना पूरी तरह से। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे पहले पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ। पहलगांव आतंकवादी हमले के जिम्मेदार लोगों को भारत को पकड़ना चाहिए था। उनकी टारगेट किलिंग करते, आप मारते, कुछ भी करते, लेकिन पाकिस्तान पर आपने जो हमला किया वो स्ट्रेटजिकली पूरी तरह एक अच्छा डिसीजन नहीं था। लेकिन अब क्या हो, वो तो हो चुका, और भारत ने जो उसका नतीजा देखा वो बहुत बुरा या भयानक कह सकते हैं हम उसको। हम उसको छिपाएं, दबाएं, ना कहें, उस पर कोई बात ना करे, सेना कोई बात ना करे, कोई जानकार बात ना करे, वो एक अलग बात है। लेकिन जो हुआ वो तो पता है ना सबको। अब इंटरनेशनल लेवल पर तमाम चीज़ें सामने आ जाती हैं। भारत का अखबार, भारत के मीडिया बात ना करे, लेकिन अमेरिकी मीडिया, मिडिल ईस्ट का मीडिया, चाइना का मीडिया, ऑस्ट्रेलिया का मीडिया, पूरा तमाम दुनिया का मीडिया बता रहा है ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। अब जो दुनिया की नज़रें या भारत पाकिस्तान के ऊपर जो मेहरबानी है, वो चाहे चाइना की मेहरबानी हो, अमेरिका की मेहरबानी हो, या अब ये अरब के मुल्कों की मेहरबानी, तो ऑपरेशन सिंदूर का जो आउटकम है पाकिस्तान को, ये वो है जो उसने हासिल किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने क्या हासिल किया? 0, 0, बेइज्जती, अपनी रुसवाई। फिर दौड़ करके कहाँ पहुँच गए? खुद चाइना, प्रधानमंत्री मोदी, जिस चाइना ने पाकिस्तान की मदद की थी ऑपरेशन सिंदूर में, उस चाइना के पास पहुँच गए। अब चीन, कल को चीन के साथ कोई मामला बिगड़ता है, चीन आपको किस तरह से लेगा? जैसे बच्चा कोई हो। चाइना की फ़ौज भारत के अंदर लद्दाख में घुस करके अभी बैठी है, उसका मामला हल हुआ नहीं था, और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी वहाँ जा कर के बैठ गए। आपने भारत को कहीं का नहीं छोड़ा है। 11 साल में भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल पूरी तरह फ्लॉप, नाकाम साबित हुई है। हर पड़ोसी मुल्क से आपने रिश्ते बिगाड़े हुए हैं, क्योंकि आपको इसराइल से दोस्ती करनी थी, अमेरिका से दोस्ती करनी थी, सारे अंडे बच्चे उठा करके उनके टोकरी में आपने रख दिए। आपने और भी दुनिया है, दुनिया में और भी मुल्क हैं, कुछ नहीं सोचा। अब ये पाकिस्तान के साथ जो डील हुई है वो बहुत ही अहम डील हम कह सकते हैं। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान साइन म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी टाइज। सऊदी अरब का बर्थडे गिफ्ट मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को सऊदी अरब का गिफ्ट, ये एक पोस्ट डाली हुई है, वो हम पढ़कर सुना देते हैं। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता हुआ है, जिसके तहत दोनों में से एक पर भी हमला, दोनों पर हमला माना जाएगा। समझौता भले सऊदी अरब के इजराइल से किसी संभावित संघर्ष के समय उसे न्यूक्लियर शील्ड उपलब्ध कराने के लिए हुआ हो, लेकिन इसका एक अर्थ यह भी है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो सऊदी पाकिस्तान की हर संभव मदद करेगा। साथ ही पाकिस्तान को अपनी बदहाल अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए सऊदी अरब से पैसा मिलने की राह खुल गई है।
श्रीनिवास बी, ये कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, टॉप के जो 4-5 कांग्रेस के लीडर हैं उनमें से एक हैं। वो लिखते हैं, पिछले 24 घंटे में मोदी सरकार की विदेश नीति की जिस तरह से धज्जियाँ उड़ी वो जान लीजिए। ईरान ने चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंध, ईरान के चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंध। भारत और ईरान ने मिलकर के चाबहार ये पोर्ट बनाया था, उस पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। ईरान का चाबहार पोर्ट भारत की रणनीतिक जीवन रेखा है। यही वो मार्ग है जिससे भारत बिना पाकिस्तान की अनुमति के अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जुड़ सकता है। लेकिन अब अमेरिका ने भारत को दी गई छूट वापस ले ली है, यानी भारत चाबहार पर काम करेगा तो सीधे अमेरिकी प्रतिबंध झेलेगा। नंबर 2, पाकिस्तान सऊदी अरब का रक्षा समझौता भारत के लिए खतरे की घंटी। ये श्रीनिवास वी वो लिख रहे हैं, सऊदी अरब पाकिस्तान ने हाल ही में म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया है। इसमें साफ लिखा है, किसी एक देश पर हमला होगा तो दोनों मिलकर प्रत्युत्तर देंगे। मतलब कल अगर पाकिस्तान युद्ध में घसीटा गया तो सऊदी अरब भी उसे अपनी सुरक्षा का मुद्दा बताकर सामने आ सकता है। यह भारत के लिए सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक खतरे की चेतावनी है। पाकिस्तान पहले से चीन की गोद में बैठा है। अब सऊदी अरब का यह समझौता पाकिस्तान को इस्लामी ब्लॉक में और मजबूत करेगा। अगर युद्ध जैसी स्थिति बनी तो भारत एक साथ पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब दूरी का सामना करना पड़ सकता है। मोदी जी की विदेश नीति असलियत यही है। अमेरिका से छूट गई पकड़, ईरान से बिगड़े रिश्ते, खाड़ी से निकल गई रणनीतिक पकड़ और पाकिस्तान लगातार और मजबूत हो रहा है। विदेश दौरों के फोटो खिंचवाने और मंचों पर भाषण झाड़ने से विपरीत विदेश नीति मजबूत नहीं होती। आज भारत को चाहिए कि मजबूत, संतुलित और दूरदर्शी नीति, लेकिन मोदी सरकार ने हमें दिलाए हैं सिर्फ तस्वीरें, जुमले और अंतर्राष्ट्रीय अपमान। ये श्रीनिवास बी ने पोस्ट लिखी है एक्स पर। वही ट्रंप ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने कहा है, पाकिस्तान becoming most luckiest country to have signed defense deal with security guaranteed of Middle East. Pakistan will receive historic defense pact of $100 billion with Arab because of Israel attack on Qatar. ये ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है। आप समझ लें कि पाकिस्तान की पूंछ, उसकी से कितनी ज़्यादा बढ़ गई है भारत की गलत नीतियों की वजह से। आज चूँकि भारत आज तक जब हम बात कर रहे हैं वो इसराइल के साथ, चूँकि इसराइल के ज़ायनिस्ट कट्टरपंथी जो यहूदी हैं वो और भारत के आरएसएस वाले, ये एक ही खून है, एक ही नस्ल है, एक ही इनके मंसूबे हैं, एक ही पैटर्न है, उसी पर ये काम कर रहे हैं, मिलकर के काम कर रहे हैं। एक सदी से, 100 वर्षों से दोनों एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं अगेंस्ट मुस्लिम्स। अब जब सत्ता में आना हुआ तो पूरी तरह ये उधर डाइवर्ट हो गए। भारत की सारी पॉलिसी चेंज कर दी और उठा करके इसराइल और अमेरिका के साथ जा कर के अपने मामला तय कर लिए और अननेसेसरी घुसके मारेंगे। घुसके मारने का नतीजा हुआ कि पन्नू की हत्या का प्लान करने के बाद अमेरिका में आप पकड़े जाते हैं, वहाँ रॉके अधिकारी का नाम आता है, आपका आदमी पकड़ा जाता है, जैसे अमेरिकन एजेंसीज के लोग पकड़ के ले जाते हैं, वो जेलों में बंदे आदमी, फिर आपकी दुनिया भर में बेइज्जती होती है। क्वाड के जो नेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया इन्फॉर्मेशन देता है कि ये सब भारत करवा रहा है कनाडा में। जो खालिस्तान के जिन लोगों की हत्याएँ हुई, निज्जर और दीगर लोगों की, वो ऑस्ट्रेलिया ने इन्फॉर्मेशन पास की अमेरिका को, अमेरिका ने कनाडा को, और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर तमाम मसले उठाए
तो आप ये ठीक है पाकिस्तान में कर रहे थे, ठीक है, वहाँ कोई मसला नहीं। आप और भी जगहों पर जाकर के पहुँच गए, वहाँ भी ये सब कुछ कर रहे हैं, घर में घुस के मारेंगे, मारिए आप, चाहिए मारिए। 75 साल के मोदी हो गए, 75 साल के भागवत हो गए, पद नहीं छोड़ेंगे, सत्ता नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक बार सत्ता से जाएंगे तो फिर वी आर गोइंग जेल इन जेल, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। कोई बचा नहीं है, इन्होंने जो किया है उसके बाद कुछ बचता नहीं है। पूरा का पूरा सिस्टम वो खड़ा हुआ है क्राइम के ऊपर। शुक्रिया आप सभी का।